नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों से। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीधे दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम जाति, वंश और मजहब की राजनीति नहीं करते, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं। साथ ही कहा कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति तो देश बनाने के लिए की जानी चाहिए। और इस दौरान सीधी नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं सभा के दौरान आपको बता दें कि सभा के दौरान उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों मंच से सदस्यता ली। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुरैना लोकसभा सीट से सतपाल सिकरवार को उम्मीदवार बनाया गया है। जिसके बाद अब चंबल कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है। चंबल के कद्दावर नेता रामनिवास ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से पूछकर टिकट देने लग जाएगी, उस दिन पार्टी में जान आ जाएगी और बीजेपी से लड़ने लायक बन जाएगी। कांग्रेस नेता ऊपर से निर्णय लेते हैं, कार्यकर्ताओं को पूछते भी नहीं है और उनका इस्तेमाल करते हैं, और कैसा इस्तेमाल करते हैं ये कहना नहीं चाहता हूं। जिम्मेवारी नहीं, मेरे कर्तव्य है कांग्रेस के लिए काम करना, कांग्रेस को जिताना। पर मैं चंबल की जिम्मेवारियों को वापस लेकर मैं कहीं दूसरी जगह जाने के लिए मैंने जीतू पटवारी जी से कहा है कि मुझे कहीं और लगा दो। अब यहाँ तो जीतने वाले प्रत्याशी हैं ही, यहाँ कार्यकर्ताओं की ज़रूरत नहीं है, दूसरी जगह कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। उन्हें ऊपर वालों को या उन्हें इनको टिकट मिला है, शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्याशी आए हैं वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, बिना किसी के सहयोग के जीतेंगे। उन्हें ऊपर वालों को या उन्हें इनको टिकट मिला है, शायद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। जो प्रत्याशी आए हैं वो जीतने वाले प्रत्याशी हैं, बिना किसी के सहयोग के जीतेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खंडवा से अब तस्वीर साफ हो गई है। खंडवा भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का सीधा मुकाबला कांग्रेस के नरेंद्र पटेल से होगा। आज कांग्रेस ने अपना खंडवा लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। खंडवा कांग्रेस प्रत्याशी का नाम घोषित होने के बाद खंडवा से भाजपा प्रत्याशी और खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि हम नरेंद्र पटेल को चुनौती नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे चुनाव की तैयारी में जुटे रहते हैं। कांग्रेस का ये आंतरिक मामला था, उनको किसको तय करना था, किसको नहीं करना था, ये उन्होंने विचार विमर्श करके किया था। लेकिन हमारे सामने हम चुनाव जीतना हम लोगों का लक्ष्य है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन 24 घंटे प्रतिदिन लगे हैं। आज भी हर बूथ पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के स्थापना दिवस को मनाने का काम किया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं से लेकर तो क्षेत्र के विकास को लेकर हम जन जन तक पहुंच रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत हमको इस क्षेत्र से भी मिलेगी। और इस्लामी मान्यता के मुताबिक रमजान के महीने में एक ऐसी खास रात का जिक्र है जिसे शब ए कद्र कहा जाता है और इस खास रात को लेकर कई फायदे बताए गए हैं, जिसके चलते इस रात में खास इबादतें करने की परंपरा है। और इसी को लेकर टीवी 27 न्यूज ने शहर की बिलाल मस्जिद के इमाम और मुफ्ती अदनान से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। टीवी 27 न्यूज से साकिर शेख शाहजहाँपुर से। आज माह रमज़ान मुबारक का आखिरी असरा चल रहा है। आखिरी असरे की 5 ताक रातों में शब कद्र तलाशी जाती है, जिसमें 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। 26वां रोज़ा आज है और 27वीं शब शुरू हो जाएगी। आज की रात को शब कद्र कहा जाता है और इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अदनान साहब। शब कद्र के बारे में आप थोड़ा बताएं। जी देखिए, हमारा रमज़ानुल मुबारक का बहुत मुबारक महीना चल रहा था और अब यह महीना हमारा मुकम्मल होने को है। आज 26वां रोज़ा था और आज की रात जो आने वाली है वो 27वीं शब आने वाली है और ज़्यादा एहतमाल यही है कि आज की रात जो है कि हमारे लिए शब क़द्र की रात हो और ये रात हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है
और बहुत ज़्यादा इसके अंदर हम लोग इबादत भी करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाने का काम करते हैं। और इस रात के अंदर हम लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। और इस रात के अंदर हमारी मस्जिदों के अंदर चूँकि ज़्यादातर कुरान करीम हमारा मुकम्मल होता है, और जब हमारा कुरान करीम मुकम्मल होता है तो कुरान करीम मुकम्मल होने के बाद तमाम मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं, और ये हमारे लिए बड़ा कबूलियत का मौका होता है। तो इस मौके पर तमाम मुसलमान जो है कि अपने खैर व आफ़ियत की दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने अमन व अमान को कायम रहने की दुआ करते हैं। और इस बात की भी तमाम के तमाम मुसलमान दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम फरमा। हमारे मुल्क के अंदर भी तरक्की की भी हम लोग बहुत ज़्यादा दुआएँ करते हैं, और जो बीमार होता है उनके लिए भी हम दुआएँ करते हैं। जो लोग मुसीबत ज़दा हैं, परेशान हाल हैं, उनके लिए भी हम लोग दुआ करते हैं। तो तमाम लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त है कि वो इस बात की दुआ करें इस रात के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम लोगों के साथ खैर व आफ़ियत का मामला फ़रमाए, हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान और शांति अता फ़रमाए, और सब लोगों को मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। धन्यवाद। और इंदौर हमेशा से स्वच्छता के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी नंबर 1 रहा। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए संस्था मातरम ने बेजुबान पक्षी और पशुओं के लिए सकोरे यानी कि कुल्हड़ बांटे हैं, ताकि बेजुबान पशु पक्षी को दाना पानी मिलता रहे। और वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मेयर पुष्पमित्र भार्गव और विधायक गोलू शुक्ला शामिल हुए। कार्यक्रम का थीम बीजेपी की 400 पार के नारे पर रखी गई और इसी के तहत 400 से ज्यादा कुल्हड़ बांटे गए। शुरू होने वाली है। नीचे करो थोड़ा आइडिया। पक्षी जल रहित ना रहें, पानी के लिए व्याकुल ना हो। जैसे हमको उसकी कभी कभी पीड़ा होती है, तो पक्षी की चिंता भी हम करें, और जीव दया हमारी मूल भावना है। तो पक्षियों के लिए सकोरे गर्मी में रखने का अभियान भावेश दवे जी की संस्था के माध्यम से आज शुरू हुआ है। और शुभ बात यह है कि आज पार्टी का स्थापना दिवस है, और हमारा जो संकल्प है अब की बार 400 पार, तो 400 सकोरों के सांकेतिक रूप से ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। तो मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और 400 पार का संकल्प भी पूरा होगा, और शहर में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी होगी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला चिकित्सालय में इलाज के नाम से पैसे का खेल धड़ल्ले से चल रहा है और जिला चिकित्सालय उमरिया में पदस्थ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि धनंजय पर इलाज के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित आयुष पांडे ने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर रश्मि धनंजय ने उनकी बहन नैन्सी पांडे का इलाज कुछ महीने पहले किया था और बिना बताए कॉपर टी डाल दी थी, और जब दोबारा उनके पास इलाज के लिए वो पहुंचे तो कॉपर टी निकालने के नाम पर रश्मि धनंजय ने पैसों की मांग की है। मामले की शिकायत पीड़ित ने कलेक्टर उमरिया धर्मेंद्र कुमार से की, और कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने सिविल सर्जन को मामले का संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात कही। तो सिविल सर्जन उमरिया डॉक्टर के सी के द्वारा डॉक्टर रश्मि संजय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आज दिनांक को मेरे को लिखित शिकायत प्राप्त हुई है। पीड़िता का नाम नैन्सी द्विवेदी 27 वर्ष की हैं वो, तथा उनको आमाझार जिला कटनी निवासी हैं। रश्मि धनंजय मैडम के यहाँ उनका इलाज चल रहा था, और उनके द्वारा यह कहना है कि पहली बात तो बिना परमिशन के कॉपर टी डाला गया उनके द्वारा। दूसरी बात, कॉपर टी निकालने के नाम पर उनके द्वारा पैसे की मांग की गई, और इसकी शिकायत लिखित रूप में मुझे दी है। और पैसे मांगना जिला अस्पताल के अंदर यह अत्यधिक दुख और दंडनीय कार्य है। मेरे कॉपर टी डली थी, मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं मैडम के घर गई थी, पहले घर पर दिखाई तो बोली कि 2000 रुपये लगेगा। तो मैं बोली कि मैडम फ्री में निकल जाएगा सरकारी हॉस्पिटल में, तो बोली जी निकल जाएगा। अब मैं इधर आई हूँ तो मेरे से 1000 रुपये मांग रही हैं, जिसमें से मैं 500 रुपये दे चुकी हूँ। अभी बोल रही हैं कि 500 रुपये और देना होगा। वो हमने करीब 6 से 8 मंथ पहले उनका अबॉर्शन हुआ था, उस टाइम पे मैम से ट्रीटमेंट करवाया था। उस टाइम पे मैडम ने बिन बताए हमने कॉपर टी डाल दी थी, और अभी जब हम आए उनसे चेकअप करवाने के लिए, उस दौरान उन्होंने बोला था कि एक बार आप आके चेकअप करवा लीजिएगा। जब हमने आके अभी चेकअप करवाया तो हमको पता चला कि मैडम ने कॉपर टी डाली थी। एक्सरे करवाने के बाद मैम ने घर पे दिखाया था, जिस पर हमने 400 रुपये उन्हें फ़ीस दी थी। उन्होंने बोला एक्सरे करवाओ तो
और इंदौर में छात्रों के दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि मंथन कार्यक्रम में बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियां भी जमकर चली और मारपीट में दो छात्र इस दौरान घायल हो गए। वहीं पुलिस ने मारपीट की धाराओं में कार्रवाई कर छात्रों को मेडिकल चेकअप भी करवाया। और आपको बता दें कि इंदौर के प्रेस्टीज कॉलेज में हर साल मंथन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सभी छात्र कार्यक्रम में हिस्सा लेने के साथ ही सम्मिलित भी होते हैं। एक प्रेस्टीज कॉलेज का एक कार्यक्रम लाभगंगा गार्डन में था, उसमें दो छात्र के ग्रुप्स में विवाद हुआ है, मारपीट हुई है, कुछ चोटें भी आई हैं और पुलिस ने इस मामले में एक FIR भी की है और बाकी जो पता भी किया जा रहा है कि आखिर ये विवाद किस कारण से हुआ है और किन किन के बीच में हुआ है। कितने लोग घायल? एक दो लोगों को चोट लगी है और उनको चोट आई है, मेडिकल भी कराया गया है और इसमें एक FIR भी हुई है। कॉलेज की तरफ से ये जो पूरा कार्यक्रम है ये बेसिकली कॉलेज का था, कॉलेज का फंक्शन था, कॉलेज के फंक्शन में ये विवाद हुआ। उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर परिक्षेत्र के बदरेहल बीट में मवेशी चराने गए चौराहे पर बाघ ने हमला कर दिया है और आपको बता दें कि जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और हमले से चरवाहा घायल हो गया है। जानकारी लगते ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोखर परिक्षेत्र की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। घायल चरवाहा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरा मामला बदरहिल बीच के कक्ष क्रमांक RF 102 का बताया जा रहा है। इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में एक युवक पर एसिड डालने का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद के चलते जीजा ने साले पर एसिड डाल दिया और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर युवक का इलाज चल रहा है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी जीजा के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। राऊ में एक घटना सामने आई है एसिड फेंकने की, जिसमें जीजा ने अपने साले के ऊपर एसिड फेंक दिया। साले का नाम मनोज है और जीजा का नाम राजेश सोलंकी है। उस पर एसिड फेंक दिया तो उसको तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया। फिलहाल IPC सेक्शन 326B के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया थाना राऊ में और आरोपी अभी राजेश सोलंकी फरार है, जल्दी उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। पुलिस प्रशासन और एम्बेसी की निगरानी में ऑस्ट्रेलिया निवासी का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। बता दें कि इंदौर के लौसुड़िया के एक होटल से एक ऑस्ट्रेलिया निवासी जिसका नाम ग्रेविन बेल है और उसके संदिग्ध आपको बता दें उसकी संदिग्ध मौत होने का मामला सामने आया है और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भर्ती भेज दिया है और इस पूरे मामले की जानकारी विदेश मंत्रालय से लेकर एम्बेसी को दी गई है। साथ ही इसकी सूचना मृतक के परिवार को भी दी गई और जिसके बाद मृतक के बेटे ने भारत के एम्बेसी से बात कर शव का अंतिम संस्कार करने की बात कही थी और जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन और एम्बेसी की निगरानी में मृतक का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। आपको बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस बीजेपी कार्यालय पर स्थापना दिवस मनाया गया और इस दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, बीजेपी संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह, बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका मौर्य और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिनके मार्गदर्शन में हम लोग उत्तर प्रदेश में कार्य करते हैं। ऐसे हम सबके महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर जी, पार्टी के महामंत्री आदरणीय गोविंद जी, मनीष जी, हिमांशु जी, आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिस विचारधारा के लिए ये पार्टी की स्थापना हुई, कुछ नवयुवकों ने इस पार्टी को तत्कालीन परिस्थितियों को देख करके पार्टी की स्थापना की और हम सब के पार्टी के जो संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे करके जनसंघ का स्थापना किया, कुछ नवयुवकों को लेकर के आज वो विचारधारा केवल इस देश में ही नहीं पूरे दुनिया में स्थापित हुआ है।
और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अमरोहा दौरे पर रहे। उन्होंने अमरोहा और गजरौला में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा सीट को साधने की कोशिश में बीजेपी लगातार जुटी हुई है और बीजेपी बूथ स्तर तक अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रही है। माँ बेटी का कहना बिकता था, फिर उसका घर बिकता था, फिर खेती बिकती थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत कार्ड ला करके 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम देश और प्रदेश के अमरोहा के हर गरीब को देने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान कार्ड बनाने में नंबर 1 पर है पूरे देश के अंदर। पहले जिले जिले मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, मेडिकल कॉलेज बड़े शहरों में होते थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने तय किया कि हम 75 के 75 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। 2017 से पहले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन आज 65 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। और केवल और बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक सीएम योगी आज नगीना में अपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने बीजेपी जातिवाद की बात नहीं की और हम लोग जनता को जनार्दन मानकर उसकी पूजा करते हैं। उसके साथ ही कहा कि जब सरकार किसी जाति मजहब को नहीं बल्कि गाँव, गरीब, किसान और महिलाओं को केंद्र में रखकर बात करती है, तब जातिवाद, संप्रदायवाद छूट जाता है और तब एक ही मंत्र गूंजता है, सबका साथ सबका विकास। और आज ये मंत्र दुनिया में गूंज रहा है। विकसित भारत का मतलब अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे। विकसित भारत का मतलब अन्नदाता किसानों को, युवाओं को, हस्तशिल्पियों को, कारीगरों को सम्मान देंगे। विकसित भारत का मतलब अपने सैनिकों के, अपने रक्षा बलों के जवानों का सम्मान करेंगे। विकसित भारत का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, हर खेत को पानी देंगे। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बिजनौर और विकसित नगीना आवश्यक है। और उसके लिए विकसित नगीना के लिए ओम कुमार भी आवश्यक है। और सपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद आज हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान पर अपनी पार्टी प्रत्याशी के समर्थन करने पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही संविधान को बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी को बहुमत से सफल बनाने की अपील की। और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिक्षा, रोजगार और बुजुर्गों की सुरक्षा पूरी तरीके से उदासीन है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने, पूंजीपतियों को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। और अमरोहा से एक मामला सामने आया है, जहां एक ऑटो रिक्शा चालक का नामांकन निरस्त होने पर वो फूट फूट कर रोने लगा। रिक्शा चालक ने लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल किया था, जिसे जिला निर्वाचन आयोग ने निरस्त कर दिया था, जिसके बाद उसने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया, साथ ही आत्मदाह की धमकी दे रहा है। रिक्शा चालक का आरोप है कि बीजेपी प्रत्याशी ने उसका नामांकन निरस्त किया था। तो आपको बता दें कि रिक्शा चालक का नामांकन निरस्त होने के बाद उसने हंगामा किया है और रोते हुए डीएम कार्यालय के बाहर रिक्शा चालक ने हंगामा किया। उसका आरोप है कि बीजेपी के प्रत्याशी ने उसका नामांकन निरस्त करवाया है, जिसको लेकर रिक्शा चालक ने डीएम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया और रोते हुए गुहार लगाई है कि उसका जो नामांकन निरस्त किया गया है उसे ना किया जाए। मुरादाबाद से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रुचि वीरा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। दरअसल मुरादाबाद में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में ये पहला मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि रुचि वीरा सिविल लाइंस इलाके में प्रचार कर रही थी। रुचि वीरा के अलावा सपा के कई अन्य पदाधिकारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सपा प्रत्याशी 50 से ज्यादा लोगों के बीच प्रचार करने पहुंचे थे। सिटी मजिस्ट्रेट जब उनके पास पहुंची तो सपा प्रत्याशी मजिस्ट्रेट के साथ बहस करने लगे। रुचि वीरा के पुलिस कर्मियों से बहस हो गई है।
एक स्थान पर सपा उम्मीदवार द्वारा एक सभा की जा रही थी, करीब 50-60 लोगों की सभा की जा रही, जिसमें वो अपना प्रचार कर रही थी, संबोधन कर रही थी, और संबोधन में उनके प्रचार की बात थी, अपने वोट दिए जाने की बात थी। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली थी। सूचना प्राप्त होने पर वहाँ पे वीडियोग्राफी कराई गई। वीडियोग्राफी में ये पाया गया कि उन्होंने वहाँ पर अपने संबोधन में प्रचार किया है, तो उसके आधार पर एमटीसी का वायलेशन माना गया और उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। और यूपी के हमीरपुर जिले में लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसके लिए दिव्यांगों ने हाथों में मतदान जागरूकता की तख्तियां लेकर रैली निकाली और रैली को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली ढोल नगाड़े के साथ शहर मुख्यालय के अलग अलग रास्तों से होते हुए कलेक्टर में खत्म हुई। इस रैली में शामिल दिव्यांगों का कहना है कि हम दिव्यांग होकर भी लोकसभा के पर्व में पूरी तरीके से शामिल होने के लिए तैयार है और अपने मत का प्रयोग करेंगे। आप सभी भी आगे आकर अपने मत का प्रयोग करें। हम लोगों ने ये संदेश दिया है कि जनपद के दिव्यांग लोकतंत्र में अपनी सहभागिता करें, अनिवार्य रूप से मतदान करें, यूडीआईडी कार्ड का प्रयोग करें, ताकि सरकार के पास एक डाटा एकत्र हो सके कि हमारे जनपद के कितने दिव्यांगों ने मतदान किया। उसी अनुसार हम लोगों के लिए योजनाएं बने, हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए बाधा रहित वातावरण उत्पन्न करें। जो दिव्यांग अधिनियम 2016 पारित किया गया है उसका 100% पालन कराया जाए और परिवहन की जो समस्या उसको दूर करें। दिव्यांगों की पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपये की जाए। उपकरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराए जाएं। बैटरी चालित। और प्रयागराज के सिविल लाइन सुभाष चौराहे पर 10,000 स्कूली छात्र छात्राओं और 3,000 वॉलंटियर्स व्यापारी वर्ग के साथ ही जागरूक नागरिकों के साथ मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली और कंपोजिट स्कूल पीपल गांव के बच्चों ने खंड शिक्षा अधिकारी क्षमा शंकर पांडे के नेतृत्व में देवेंद्र श्रीवास्तव जिला अध्यक्ष और मसूद अहमद ब्लॉक अध्यक्ष सहित स्कूल के टीचरों के साथ रैली निकाली। नारों के साथ सभी वोटरों से मतदान करने की अपील की। आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ सिविल लाइंस एरिया में और शहर भर में एक बड़ी मानव श्रृंखला आयोजित की गई है, बनाई गई है, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक हमारे स्टूडेंट्स, 3,000 से अधिक वॉलंटियर्स, उन सभी ने प्रतिभाग किया है। और सभी हम मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि 25 मई को जब जनपद प्रयागराज में मतदान का दिवस है, उस दिन अधिक से अधिक लोग आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस संबंध में एक स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। आज एक अपील भी सभी लोगों से इसी माध्यम से की गई है कि हम सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर 25 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति युद्धाभ्यास की तैयारी पूरी कर ली है। वायुसेना की टीम ने आज लखनऊ एक्सप्रेसवे की 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर रिहर्सल की और एक्सप्रेसवे के आसपास विमानों के करतब का नजारा आसानी से देखा गया और एयरपोर्ट के लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरे और जबकि एक्सप्रेसवे पर कल मुख्य युद्धाभ्यास किया जाएगा। और मथुरा में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर जयंत थाना क्षेत्र के चौमुहा के पास शनिवार दोपहर 1:30 बजे बच्चों को लेकर जा रही दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बच्चों में चीखकार मच गई। स्कूली बस में धुआं देखकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर पहुंचे बच्चों के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जौनपुर नगर पालिका परिषद जनपद मुख्यालय पर फिर भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी की है और अकाउंटेंट TN सिंह सहित उसके सहयोगी बाबू शनि वाल्मीकि को 1,65,000 रुपए का घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। अकाउंटेंट की गिरफ्तारी के बाद नगर पालिका परिषद कार्यालय में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। जानकारी के मुताबिक ठेकेदार के भुगतान के लिए अकाउंटेंट TN सिंह ने रमेश नामक ठेकेदार से घूस मांगी थी और ठेकेदार ने
इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम वाराणसी से की थी और आज जौनपुर आई और पूरी योजना तैयार कर घूस की राशि 1,65,000 रुपए अकाउंटेंट टीएन सिंह को दिलवाई गई और घूस लेते हुए छापे मारकर रंगे हाथों से गिरफ्तार कर लिया गया। हर बार लोग रिपोर्ट लगाते थे कि पैसा नहीं है नगर पालिका में, आपका भुगतान नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे पास जो काम लोग कराते थे 2023 से काम कराएं उनका ये भुगतान कर देते थे। इसी तरीके से हमने भी इनसे बातचीत किया, तो लोगों ने कहा कि आपका पेमेंट हम पार्ट में करेंगे, इसका 16.5% कमीशन बनता है। ईओ साहब ने कहा, ईओ साहब से हमने पूछा, ईओ साहब कहा कि आप हमारे अकाउंटेंट को 16.5% हिसाब से 10 लाख का 1,65,000 दे आइए। उसके बाद जब वो पैसा पा जाएंगे तो हमारे पास आपके बिल लेके आएंगे, तो हम आपका साइन कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। उसी के लिए आपका मैं इनके सुबह आवाज़ पे गया तो इन्होंने कहा कि अभी हम आवाज़ पे हैं, आई पालिका। किसके आवाज़ पे? टीएन सिंह के। सुबह 9:30 बजे गए तो कहे आप पालिका आइए, वहीं पैसा तो भाई पैसा मुँह हमको दिए। शिकायत कब किए थे आप? शिकायत हम परसों किए थे। शिकायत का मेन मुलजिम पवन कुमार ईओ साहब हैं। ईओ साहब के खिलाफ हमने शिकायत की। हमने टीएन सिंह को ये रखा था कि पैसा देने के लिए उन्होंने टीएन सिंह को कहा था। मतलब मेन मुलजिम? हाँ, पैसा पवन कुमार ईओ साहब मांगे थे। उनका कहना था कि आप हमारे अकाउंटेंट को पैसा दे दीजिए, वो पैसा पा जाएगा तो मेरे पास आपका बिल लेके आएगा। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विसरक थाना क्षेत्र में स्टेलर जीवन सोसाइटी के पास चलती हुई एक हुंडई कार में अचानक आग लग गई और आग इतनी तेज लगी थी कि मिनटों में ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई। और सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जानहानि नहीं हुई है। कार चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक 55 वर्षीय वृद्ध ने बीड़ी और आपको बता दें कि बीड़ी और शराब न मिलने की वजह से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। साथ ही मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। अमरोहा के एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के ट्रांसफर होने पर स्कूल के बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। बच्चों का शिक्षक से लिपट कर रोने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि गंगेश्वरी ब्लॉक क्षेत्र के कंडोवा गांव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में इकलौते शिक्षक मोहम्मद असलम की तैनाती थी। मोहम्मद असलम की मूल तैनाती प्राथमिक विद्यालय निरियावली खादर में थी, जबकि उनकी कंडोवा के विद्यालय में अतिरिक्त तैनाती चल रही थी। झांसी में खेत में कटी फसल में अचानक आग लग गई। आग लगने से गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक किसान करण सिंह के बच्चे खेत से खेलते हुए दूर चले गए, जिसे ढूंढने के लिए करण भी खेत से बाहर चला गया। आधे घंटे बाद जब वो खेत पर वापस आया तो देखा कि खेत में कटी रखी गेहूं की फसल जलकर खाक हो चुकी थी। करण सिंह ने आग को बुझाने की रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए TV 27 न्यूज।